एनडीटीवी की चौपाल आज ऐसी जगह आई है, उन लोगों के पास आई है जो ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। ये दिव्यांग बंधु एनडीटीवी से चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें क्या इनकी परेशानियां हैं और ये नई सरकार से क्या चाहते हैं, इस विषय में बात करेंगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी है इस काम के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शुभी। जो मैं बात करूंगा वो इशारों से शुभी इन सब भाई को बताएंगी और फिर ये जो बात करेंगे, इनके जो जवाब होंगे वो शुभी एनडीटीवी के दर्शकों तक अपनी आवाज़ में पहुंचाएंगी। थोड़ा सा कठिन काम है, थोड़ा प्रोसेस भी स्लो है, लेकिन पहली बार एनडीटीवी इन दिव्यांग भाई के पास पहुंची है ये जानने के लिए कि चुनाव में इनके क्या एक्सपेक्टेशन है, ये क्या चाहते हैं और अगली सरकार कैसी होनी चाहिए। तो शुभी, किसी एक बंधु को अपन बुलाएं और फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप साइन लैंग्वेज से उन्हें बता दीजिए, वो जो कहेंगे वो हम दर्शकों को बताएंगे। आइए, किससे बात करें अपन? ये बताइए कि 17 तारीख को चुनाव हैं, आप वोट डालने जाएंगे? हाँ, हम वोट डालने जाएंगे। हाँ, हम वोट डालने जाएंगे। हाँ, हम जाएंगे, पक्का जाएंगे वोट डालने। ये इनसे पूछिए कि अगली सरकार जो बनाएंगे, इनके वोट से जो सरकार बनेगी उससे ये क्या चाहते हैं, ये इनकी क्या परेशानियां हैं। जो सरकार जो हमारी जो बनेगी वो हमको जॉब प्रोवाइड करे, और जो 60% वाले हैं बस उनको ही प्रोवाइड करती है जॉब, मगर 100% वालों को नहीं पूछती है। और 60% वाले जो हैं उनको जल्दी जॉब दी जाती है, मगर 100% वालों को नहीं पूछा जाता है। उनको भी देखा जाए, उनको भी जॉब दी जाए। और फिर जो 100% वाले हैं उनका क्या फिर? 100% से आशय ये है कि जो 100% विकलांग दिव्यांग हैं, जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई और बोलना नहीं आता। हाँ। जैसे हमको बोलना सुनना नहीं आता, क्या हमारे लिए जॉब नहीं है क्या? तो हमको भी जॉब चाहिए है, क्या हम लोग उसमें क्या करें? तो फिर जो 60% वाले हैं उन लोग जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है उनको तो पूछा जाता है, उनको जॉब दी जाती है, मगर डेफ लोगों को क्यों नहीं दी जाती है? डेफ लोग भी चाहते हैं कि मैं भी जॉब करूं, मुझे भी जॉब मिले। कि बिल्कुल इनकी जो समस्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि जो सरकारी नीतियां हैं उसके हिसाब से जो लोग 100% मूक बधिर हैं उन्हें तो जॉब नहीं मिलती है, लेकिन जो 50-60% होते हैं उनके लिए जॉब निकाली जाती है। एनडीटीवी आपकी इस प्रॉब्लम को अगली सरकार तक जरूर लेकर जाएगी। आपको, आपका नाम क्या है, आपकी क्या परेशानी है? मेरा नाम नर्मदानंद तिवारी है। जो डेफ लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है, उनसे बात अच्छे से नहीं की जाती है, उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती है। और जैसे 10 साल अभी तक हो गए हैं मगर डेफ लोगों को नहीं पूछा जा रहा है और आगे भी नहीं पूछते हैं। ये नर्मदानंद जी का कहना है कि इनके साथ एक और समस्या है, चूँकि ये देखने में तो बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, तो इन्हें डेफ होने के कारण इन्हें पूछा कम जाता है या इनको अन्य परेशानियां भी आती हैं। परेशानी तो आती है मगर कोई
उसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं मिलता है। और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती बात करने में, कोई पूछ इंटरप्रेटर भी नहीं रहता है साथ में ऑफिस में, जैसे कि हम पूछ सकें, अपनी बात रख सकें। इनसे ये पूछिए कि ये अगली सरकार से क्या चाहते हैं। नर्मदा जी थोड़ा आगे आ जाएं। वही जॉब ही है, जॉब का नहीं पूछा जाता डेफ लोगों को, कि उनकी शॉप जो रहता है कि वो शॉप अपना बिजनेस खुद का कर सकें, तो वो डेफ लोग भी नहीं कर पाते हैं। जैसे उनको लोन अप्लाई करें तो लोन भी इजीली नहीं मिलता है, क्योंकि वो डेफ रहते हैं, तो उनको बहुत परेशानी होती है इस चीज़ में। ये सरकार से भी परेशान है और चूंकि इनके पास अपनी कोई पूंजी नहीं होती है तो ये अपना व्यवसाय भी नहीं कर पाते हैं। शुभी, इनसे पूछिए ये इनका नाम क्या है, ये क्या करते हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। मेरा नाम राजेंद्र दुबे नाम है। मैं जामदार में काम करता हूँ। सरकार से यही अब अपील है कि वो मुझे जॉब, डेफ लोगों को जॉब दे और उनकी सुने बातें। और कहीं ऑफिस में भी जाते हैं तो एक इंटरप्रेटर होना चाहिए कि उनकी बातें समझे और उनको बताए, क्योंकि उनको ऑफिस में जाके बहुत दिक्कत होती है, बात करने में परेशानी होती है। वो अपनी बातें कैसे रखें, किससे बोलें, कहाँ कैसे क्या करें। इन्होंने ये जो हॉस्पिटल में काम करते हैं तो कैसे सीखा और कैसे ये आत्मनिर्भर बने। पहले हमने काम सीखा, उनको देखा कैसे क्या करते हैं, फिर मैंने धीरे धीरे मुझे बनने लगा, फिर मैं करने लगा काम, और मुझे फिर मैं उसमें एक्सपर्ट भी हो गया हूँ काम करने। अब दिक्कत भी नहीं जाती है मेरे को। और व्हील चेयर में कोई भी आता है तो मैं उसको हेल्प कर देता हूँ, उधर लाना ले जाना, प्लास्टर करना, सब ईजिली अब मेरे लिए काम। नाम क्या है? राजेंद्र दुबे। राजेंद्र दुबे एक हमारे लिए प्रेरणा है। राजेंद्र दुबे जामदार हॉस्पिटल में पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। ये प्लास्टर लगाते हैं, प्लास्टर काटते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और डॉक्टर जितेंद्र जामदार के साथ ये ऑपरेशन थिएटर में भी काम करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जिस तरह से ये आत्मनिर्भर हुए हैं, बाकी लोगों को भी यदि सरकारी नौकरी मिले या कहीं इस तरह से जॉब मिले तो दिव्यांग लोगों की भी जिंदगी में सुधार हो सकता है। थैंक यू राजेंद्र। दीदी का नाम पूछिए। मनीषा। मनीषा। मनीषा से आप ये पूछिए कि जो शिक्षा लेते हैं ये लोग, एजुकेशन होती है, तो उसमें क्या परेशानी आती है और ये एजुकेशन के सुधार के लिए क्या चाहते हैं दिव्यांगों के। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत जाती है। और जो सर लोग रहते हैं ऑफिस में वो भी हमसे ढंग से बात नहीं करते हैं और हम लोग को पूछा भी नहीं जाता है। इक्वल नहीं हम लोग डेफ लोग, और कहते हैं कि जब भी हम जाते तो वो हम लोग को बाहर कर देते हैं कि नहीं, हमें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है, आप बाहर जाइए। मैं एजुकेशन के लिए आप इनसे पूछिए कि जो पढ़ाई होती है उसमें इन्हें क्या परेशानी आती है और इनकी शिक्षा में क्या सरकार को करना चाहिए। जो स्कूल है जो वहाँ टीचर जो पढ़ाए जाते हैं वो साइन लैंग्वेज में नहीं पढ़ाते हैं, ओरली पढ़ाते, जो हमको समझ में नहीं आती है। साइन लैंग्वेज में टीचर पढ़ाए तो मुझे समझ में भी आए, और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता, वो पढ़ भी नहीं पाते हैं अच्छे से और उनको बहुत दिक्कत जाती है पढ़ने में वहाँ। और स्कूलों में टीचर होना चाहिए साइन लैंग्वेज की जो हमको अच्छे से पढ़ाए। मनीषा जिन बता रही हैं कि वो जो स्कूलों में पढ़ती हैं वो सामान्यतः सामान्य बच्चों के स्कूल होते हैं और उनके लिए कोई विशेष साइन लैंग्वेज के टीचर नहीं होते हैं, जिस कारण से इन बच्चों को पढ़ने में बहुत परेशानी आती है। अगली सरकार से इनकी ये अपेक्षाएं हैं कि साइन लैंग्वेज वाले शिक्षक यदि रखे जाएंगे तो इनका स्तर सुधरेगा। दूसरा, इनका ये भी कहना है कि इनका कंपटीशन इन विकलांग दिव्यांग भाई बहनों से नहीं है,
इनका कंपटीशन सामान्य लोगों से है। तो सामान्य लोगों से जो कंपटीशन होता, इसके कारण मनीषा जैसे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें ज़िंदगी आगे बढ़ाने में बहुत परेशानी होती है। शुभी, इनसे नाम पूछिए और ये पूछिए कि रोजगार में परेशानियां क्या आती हैं और दिव्यांगों को जो सरकार की नीति है रोजगार मुहैया कराने की, उसमें क्या दिक्कतें हैं। गणेश, मेरा नाम गणेश है। जो सरकार जो ऑफिस रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं, जो उसमें एक या दो विकलांगों को रखते हैं, मगर जो कम सैलरी वाले रहते हैं, और जो अदर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं मगर उनको तो वहाँ नहीं रखे हैं। और सरकार से हम ये चाहते हैं कि वो हमको भी और विकलांगों को भी और दूसरे ऑफिस में काम दे। थैंक यू शुभी, आपने हमारी मदद की। अब हम संजय तिवारी को बुलाना चाहते हैं। संजय तिवारी इनके वरिष्ठ सहयोगी हैं और शिक्षक भी हैं जिन्हें साइन लैंग्वेज सिखाते हैं। आगे कुछ हमारी मदद संजय तिवारी भी करेंगे। संजय, मैं ये जानना चाह रहा था कि संजय, ये इनसे समझिए कि जो सरकार की नीतियां में हैं उसके हिसाब से इनको पूरे जॉब और आरक्षण वगैरह मिलता है कि नहीं। हमें जॉब नहीं मिलता है। जो शासन के द्वारा 6% हमें विकलांगों को आरक्षण मिलता है, उनमें से 2% मूक बधिर, 2% ब्लाइंड और 2% शारीरिक विकलांग को मिलता है। किंतु जो ऑफिसेज हैं, नगर निगम के ऑफिस हैं जहां 5000 सामान्य लोग काम करते हैं, उनमें से मात्र 1 या 2 मूक बधिर काम करने वाले मिलेंगे। 1 या 2 लोग बस काम करने वाले मिलते हैं। विगत 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। हमें आने वाली गवर्नमेंट से हम अपेक्षा करते हैं कि हमें आरक्षण का पूरा लाभ मिले। जैसा कि इसका कहना है कि जो आरक्षण की नीति है उसमें 2% आरक्षण विकलांगों को दिया जाना चाहिए, लेकिन जो सामान्य भर्तियां होती हैं उसमें वो पद खाली रहते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ इन दिव्यांग भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। इनकी अगली सरकार से ये अपेक्षा है कि सरकार इन्हें ना सिर्फ केंद्र राज्य बल्कि स्थानीय निकायों में भी आरक्षण का लाभ दे ताकि इनका जीवन सुधर सके। इनसे इनका नाम पूछिए और ये क्या करते हैं और इन्हें क्या परेशानियां हो रही हैं, ये जानिए। मेरा नाम राजू तिवारी है। हम बहुत समय से काम की तलाश में, हमें काम नहीं मिला और हमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मेरी वाइफ भी मूक बधिर है और हम जीविकोपार्जन अपनी सिलाई कढ़ाई से कर रहे हैं। और घर में हमारे 2 भाई और विकलांग हैं, वो भी बेरोजगार हैं और उन्हें काम अभी तक नहीं मिला है। हमें मदद की आशा करते हैं। और हमारे 2 बच्चे हैं जिन्हें हम शिक्षा भी दिलवा रहे हैं। हमें मदद की बहुत आवश्यकता है। सामान्य लोगों को तो बहुत अच्छा काम मिलता है, लेकिन हम अपना आर्थिक स्तर को नहीं सुधार पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें समाज से, मम्मी पापा बहुत परेशान रहते हैं, हम चाहते हैं समाज हमें मदद करे, सरकार हमें मदद करे। जी, हमारे 600 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कुछ नहीं होता। पापा हमारी मदद करते हैं और बहुत घर में लड़ाइयाँ होती हैं कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। संजय, इनसे ये पूछिए कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लोन है, स्वरोजगार की है, उसका लाभ इन्हें मिलता है क्या।
गवर्नमेंट से हमें कोई लोन नहीं प्राप्त हुआ है। हमने पहले अप्लाई किया है, पापा ने अप्लाई किया है और उनका रिटायरमेंट हो गया 2017 में। उसके बाद हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली है। हम चाहते हैं सरकार हमें दुकान दे, गुमटी दे, जिससे मैं अपना जीविकोपार्जन कर सकूं। राजीव तिवारी। राजीव तिवारी की समस्या अनोखी है। इनके घर में 3 विकलांग हैं। बूढ़े पिताजी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। इनके पास रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं है। ये चाहते हैं कि अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारें, लेकिन सरकार की जो घोषणाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो राजीव जैसे लोगों तक अभी भी नहीं पहुंच पा रही हैं। बहुत कठिन समय होता है, बहुत कठिन दिन गुजरते हैं जब इनके पास 600 रुपए की पेंशन आती है और वो थोड़े समय में ही ख़त्म हो जाती है। फिर घर में बहुत सी परेशानियां होती हैं। आपने देखा कि ये जो हमारे विकलांग दिव्यांग भाई बहन हैं, इन दिव्यांगों को अपना जीवन गुजारने में कितनी परेशानियां आती हैं। भले ही हम आप सुनते रहते हैं कि सरकार ने दिव्यांगों के लिए क्या क्या किया, कौन कौन सी नीतियां बनाई, कौन से ऋण लेके आए और कौन कौन सी योजनाएं लेके आई, लेकिन यहाँ जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, इनसे बात करके, इनकी साइन लैंग्वेज से बात करके हमें ये समझ में आता है कि अभी भी वो दिन बहुत दूर है जब इनके अच्छे दिन आएंगे। संजय तिवारी जो इन लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, तो ये बहुत कुछ जानते हैं इनके बारे में। मैं इनसे जानना चाहता हूं, संजय, ये बताइए कि आखिर इनकी परेशानियां क्या हैं जो सरकार से, इनको अगली सरकार से मिलनी चाहिए। ये बधिरता है, जो अदृश्य विकलांगता है और दोहरी विकलांगता है। ये सामान्य लोगों जैसे लगते हैं, किंतु इनका जो बेस है, इनका जो एजुकेशन स्तर पे देखा जाए तो एजुकेशन इनका ये है कि सामान्य लोगों के साथ इनको पढ़ाया जाता है। चूँकि सुन नहीं सकते तो इनका शब्द भंडार कम होने के कारण ये समाज से और स्कूल में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और जिसके कारण इनका ज्ञान अधूरा रहता है। इसके पश्चात इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोपा में, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये ट्रेनिंग, अधिकांश जितने भी मूक बधिर हैं सभी लोगों ने ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग शासन द्वारा, ITI द्वारा सब कुछ कर ली है, किंतु इनको जो जिस विषय में इनने ट्रेनिंग ली है, इनको उस विषय में रोज़गार नहीं मिलता। ये अपने रोज़गार के लिए यहाँ वहाँ NGO से, समाज सेवियों से वहाँ पर जाके अप्लाई करते हैं। तो शासन जिस वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनको ट्रेंड कर रही है, उसमें उनको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन इनको भटकने के बाद अन्य जगह पे ये जॉब करते हैं, जिससे शासन की जो योजनाएं हैं उनको पूरा 100% लाभ नहीं मिल पाता। हमारे साथ अजय बघेल हैं। अजय बघेल NGO चलाते हैं और इन जो दिव्यांग भाई बहन हैं, इनकी सहायता और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इन्हें ना तो ट्रेनिंग मिल रही है, ना इन्हें शिक्षा मिल पा रही है और ना एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के बाद कोई जॉब मिल पाता है, तो क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से जो इनका चाहे परीक्षाएं हो, चाहे रोजगार का विषय हो, वो कंपटीशन इनका सामान्य व्यक्ति के स्तर पे होता है। किसी भी शासकीय या प्राइवेट स्तर पे भी यही अपेक्षा रहती है कि जो सामान्य व्यक्ति जिस स्तर पे काम करता है, वही अपेक्षा चाहे प्राइवेट वाला संस्था हो चाहे शासकीय संस्था हो, वही अपेक्षा इनसे करती है। हालांकि ये यदि इनको सही ढंग से प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे कि अभी पूर्व में एक हमारे मूक बधिर ने बताया कि एक हॉस्पिटल, जामदार हॉस्पिटल में ये प्रशिक्षण मिलने के कारण पिछले 25 वर्ष से हर प्रकार का काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्चर में बैंडेज बांधना हो, प्लास्टर बांधना हो, चाहे OT तक में वो चिकित्सकों को सहयोग करते हैं और सामान्य व्यक्ति के बराबर ही वो उनका सहयोग करते हैं। तो हमारी यही अपेक्षा है। जामदार हॉस्पिटल जैसे कितने हॉस्पिटल हैं? जामदार हॉस्पिटल में ऐसे कितने लोगों को रोजगार मिला है और कितने अन्य लोगों में आपकी जानकारी में है जो इन दिव्यांगों के लिए रोजगार मुहैया करा रहे हैं?
जामदार हॉस्पिटल में वर्तमान में 25 जो मूक बधिर हैं इस कार्य में लगे हुए हैं और इससे पूर्व भी वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अन्य हॉस्पिटलों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके अलावा भी कई प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे जो बड़े बड़े मार्ट्स रहते हैं वहाँ पे भी इनको अल्प समय के लिए सामान रखने वगैरह के लिए, लेकिन जो उसका व्यय होता है, जो इनका उनको जॉब के लिए परिवार चलाने के लिए जो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए उस अनुपात में इनको पैसा नहीं मिल पाता। बहुत कठिन है इनका जीवन, क्योंकि एक तो सामान्य लोगों के साथ कंपटीशन होता है, बहुत लोगों के साथ इन्हें ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये दिव्यांग है, इसलिए कई बार सामाजिक तौर पे भी इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये इनको देखकर नहीं पता चलता कि ये आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन जामदार हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने 25 लोगों को रोजगार दिया है, जो प्लास्टर भी बांध रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और ओटी में भी काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को सुनने में आश्चर्य हो सकता है कि कैसे एक मूक बधिर ओटी में काम कर सकता है, लेकिन हो रहा है। ज़रूरत है समाज में ऐसे बहुत सारे समाज सेवी, उद्योगपतियों और व्यापारियों को आगे आने की, ताकि इन सब लोगों का जीवन सुधर सके। मैं आभारी हूँ शुभी का, संजय तिवारी का और अजय बघेल जी का, जिन्होंने इन बच्चों की आवाज़ एनडीटीवी के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद की। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।